इमरान खान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहे पाकिस्तानी फवाद हुसैन चौधरी ने 24 घंटे पहले लिखा, राहुल गांधी ऑन फायर। मतलब दिल से इच्छा उनकी है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने की। वही नेता ने 1 घंटे पहले यह भी लिखा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। दोस्तों, आज पीएम मोदी ने अपनी गुजरात की रैली में भी ये कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप आज एक्सपोज हो गई है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि 24 घंटे पहले यह ट्वीट हुआ, 24 घंटे हो चुके फवाद चौधरी को ट्वीट किए। क्यों राहुल गांधी जी ने यह नहीं कहा या यह ट्वीट नहीं किया कि चुनाव हमारा आंतरिक मामला है, तुम इससे दूर रहो? पाकिस्तानी को यह कहना चाहिए था। जब कांग्रेस मौन है तो जनता यह सोच रही है दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान क्यों राहुल गांधी जी को सपोर्ट करने की मंशा आगे रख रहा है। क्या इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि मोदी के काल में भारत घर में घुस के मारता है? क्या इसीलिए दोस्तों कि मोदी के काल में पाकिस्तान आटे दाल चीनी के लिए गिड़गिड़ा रहा है? क्या इसीलिए दोस्तों कि पाकिस्तान में गुमनाम लोग आतंकवादियों को मार रहे हैं? क्या इसीलिए दोस्तों कि पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में कर्ज मांगने के लिए भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है? दोस्तों, क्या पाकिस्तान को लगता है कि राहुल गांधी जी के आने से आतंक के साथ साथ वो बातचीत का दौर फिर से शुरू कर सकते हैं? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए और उन्होंने कहा जितना प्यार उनको पाकिस्तान में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल यह है दोस्तों कि क्या पाकिस्तान को लगता है 26/11 के बाद जैसे वो हिंदुस्तान से बातचीत कर पाया, अपने आतंकवादियों को बचा पाया, वैसे अगर कांग्रेस राहुल गांधी जी आए तो फिर से टॉक्स और टेरर शुरू कर सकता है? फिर वापस दिग्विजय सिंह जैसे नेता कहेंगे आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज सईद जी। दोस्तों, बात हिंदुस्तान की है और बात सिर्फ और सिर्फ देश की है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान को लगता है कि उनके लिए राहुल गांधी जी से बात करना आसान है और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से वो अपनी बात मनवा सकते हैं क्या? दोस्तों, और जब कांग्रेस नेता इस पर शांत रह रहे हैं, अभी तक शांत है, तो क्या ये उनके वर्कर्स का मनोबल नहीं बढ़ा देता? जैसे कि वो वर्कर्स पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, जैसे कि हमने कर्नाटका के राज्यसभा चुनाव के अंदर देखा दोस्तों, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। दोस्तों, मेरी राय स्पष्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ नो कॉम्प्रोमाइज और कांग्रेस से राहुल गांधी जी को खुलकर इनको बोलना चाहिए कि हमारा आंतरिक मामला है। अगर कांग्रेस शांत है तो जनता सवाल पूछेगी। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। चौधरी वाली में क्या बोलेंगे सर? सर फवाद चौधरी वाली में क्या बोलेंगे सर? सर फवाद पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। आप इस पर तो न उतर आइए कि देश की शान, मान, इतिहास से सौदे मत करिए। देश कभी आपको इसके लिए माफ नहीं करेगा। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है कि आज पाकिस्तान भारत के चुनाव में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे पाकिस्तान का समर्थन ले रहे हैं? पाकिस्तान के मंत्री ने मोदी जी की भी तारीफ करते हैं ना, आप उसमें भारत पाकिस्तान मत करिए। सियासी हमले जो हैं इलेक्शन में होते रहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का इस्तेमाल करना ये कोई ठीक बात नहीं है।
कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी और मोदी की मजबूत सरकार देखिए आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। दोस्तों मेरे साथ देश की नंबर 1 डिबेट में प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, चरण सिंह छापरा जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन और डायनेमिक लीडर, मेरे साथ AK वाजपेयी जी, एलजेपी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ किशोर तिवारी जी, शिवसेना उद्धव सेना के सीनियर नेशनल लीडर, और दानिश कुरैशी जी, AIMM के सीनियर लीडर। आप सभी का स्वागत है। मैं चरण सिंह छापरा जी आपसे और प्रेम शुक्ला जी से इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। चरण सिंह छापरा जी, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट और सिंपल है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और आप सभी लोगों ने 24 घंटे हो गए इस ट्वीट को फवाद हुसैन की, राहुल ऑन फायर, इसमें आपको नहीं लगता कि आप लोग को एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हमारा आंतरिक मामला और हमको पाकिस्तान के इस तरीके के स्टेटमेंट से ना अग्रीमेंट है और पाकिस्तान दूर रहे? क्योंकि चरण छापरा जी वही नेता यहां नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जनता के मन में दो पैरेलल ड्रॉ हो रहे हैं कि वो नेता राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान है जो हमारा दुश्मन मुल्क है। छापरा जी पहले आप। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को फवाद चौधरी जैसे किसी भी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। और चुनावी मौसम है, चुनाव की सरगर्मियों के अंदर मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है मोदी जी के राज में। अगर मोदी जी अपना चुनाव जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पटा सकते हैं और हाउडी मोदी वहां अमेरिका में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये फवाद चौधरी क्या है? फवाद चौधरी तो एक तुच्छा सा कोई नेता है पाकिस्तान का, उसे तो ऑपरेशन खोके के तहत कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता लपेट के कुछ भी कहलवा सकता है। भाई, पाकिस्तान की तो ऐसी हालत है, भूखे नंगे लोग हैं, भूखे नंगों के सामने अगर कोई टुकड़ा हड्डी कोई डाल दी है तो वो हड्डी का फायदा लेकर के इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है। और भारतीय जनता, मैं भी सोच रहा था कि अभी तक तीसरे फेज का चुनाव आ गया है, बीजेपी ने पाकिस्तान की एंट्री किस तरह से नहीं करवाई है। और आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान से पुराना रिश्ता है। आपको याद होगा कि 2014 में जब पहली बार शपथ लेनी थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को बुलाया था यहां पे एज अ स्टेट गेस्ट। उसके बाद में उनके जन्मदिन पे बिन बुलाए मेहमान बनकर के चले गए केक खाने के लिए। उससे पहले की अगर बात करूं तो लाल कृष्ण आडवाणी जो है, जिन्ना की मजार पर जाकर के माथा टेका और उनकी तारीफ की। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बस चलाई थी यहां से लाहौर तक, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो गए थे वहां मीनारे पाकिस्तान पर भी जाकर के माथा टेका था। और पठानकोट, क्या सब लोग भूल गए? पठानकोट में ISI को रेड कारपेट वेलकम, यानी बम ब्लास्ट होने के बाद, हमारे सिपाही शहीद होने के बाद रेड कारपेट वेलकम अगर ISI को किसने दिया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पठानकोट में दिया। ऐसे अनेक सारी चीजें हैं। एक तरफा युद्ध विराम जब इनकी सरकार थी वहां पर जम्मू कश्मीर में PDP के साथ में, एक तरफा युद्ध विराम कभी भी दो देशों की सेना के बीच होता है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ में युद्ध विराम किया, ये मोदी जी की सरकार के समय हुआ है। तो ये कतई नहीं है कि भाई हम लोग कोई उनको मदद करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान की एंट्री करा के इजी आसान वोट लेना चाहते हैं। आप एंट्री करवा रहे हैं, आपने फवाद चौधरी से ट्वीट करा है। प्रेम शुक्ला जी आएंगे, मैंने आपको पूरा सुना। चरण छापरा जी, प्रेम शुक्ला जी आएंगे, उसके बाद मैं डिबेट को खोलूंगा और अपनी बात रखूंगा। प्रेम शुक्ला जी। प्रदीप भंडारी जी, अब इन्होंने इतिहास की बात शुरू की, तो मुस्लिम लीग का तो जन्म ही कांग्रेस से हुआ, ये सत्य नहीं है क्या? मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का नेता था, ये सत्य नहीं है क्या? खिलाफत आंदोलन करने वाले मौलाना शौकत अली मोहम्मद अली मुस्लिम लीग के नेता हो गए और उन्होंने पाकिस्तान बनवाया, ये सत्य नहीं है क्या? लियाकत अली खां को बुला के जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस तरह से दावत दी जब 10 लाख हिंदुओं की और सिखों की हत्या करने के बाद पाकिस्तान को, ये सत्य नहीं है क्या? और सब छोड़ दीजिए, तो यह इतिहास की बात हुई। हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं कि नहीं है? फवाद चौधरी टुच्चे नेता हैं, हर पाकिस्तानी टुच्चा है हमारी निगाह में, लेकिन मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद दोनों जो हैं नरसिंह राव की मंत्रिमंडल और डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल, दोनों मंत्रिमंडल में विदेश राज्य मंत्री जो है सलमान खुर्शीद नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में थे और विदेश मंत्री वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में थे। और मणिशंकर अय्यर तो जो है फॉरेन सर्विसेज से ही कांग्रेस में आए थे।
ये दोनों जो है पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए मदद मांगी थी कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं है। अब दूसरा मुझे कृपा करके बताइए कि जब जो है भारतीय सेना ने जो है घुसकर वहां ऑपरेशन किया तो ये ध्यान है कि नहीं, सबसे पहले किसने कहा कि वहां कौवे मरे हैं? कांग्रेस के नेता थे। ये सत्य है कि नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि राहुल गांधी के बयानों का संयुक्त राष्ट्र में दुरुपयोग करने का काम यही जो फवाद खान जिस कैबिनेट में मिनिस्टर थे उन इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में किया था? ये सत्य है कि नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि ओबामा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि किस तरह से 26/11 होने के बाद मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारी जब इंडियन एयरफोर्स कराची के आतंकवादियों के कमांड सेंटर पर घुसकर हमला करना चाहती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हम जो है इस हमले को इसलिए रोक दिया क्योंकि कांग्रेस को मुसलमानों के वोट जो है वो बिखर जाने का डर था। ये मेरा दावा नहीं है, ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का दावा है। तो ऐसे में भाई प्रदीप जी, पाकिस्तान को जो है लगातार पाकिस्तानियों की मदद कौन लेता रहा है? ये तो कांग्रेस ही है। 2014 से 24 डिबेट खोलने के पहले चला है। मैं आपको एक 30 सेकंड का रिजॉइंडर का मौका दूंगा जी, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपके व्यक्तिगत राष्ट्रवाद पे सवाल नहीं उठा रहा, पर मैं ये सवाल जरूर उठा रहा हूं सापरा जी कि जो आज आपने स्टैंड लिया, ये स्टैंड ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी अगर ले लेती और रिपीटेडली ले लेती तो ये सवाल नहीं उठता। क्योंकि सापरा जी, आपके पार्टी में दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता भी हैं जिन्हें एक आतंकवादी हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहा था। तो जब कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत राष्ट्र के सामूहिक राष्ट्रवाद पे सवाल उठते हैं तो कई ऐसे एलिमेंट्स हैं आपकी पार्टी में जिन्होंने राष्ट्रवाद का परिचय नहीं दिया और जिन्होंने कमजोरी का परिचय दिया। तो आपको नहीं लगता कि इस समय बॉल इज इन योर कोर्ट सापरा जी? ना बिल्कुल बॉल हमारी कोर्ट में नहीं है, हमने फिर इनकी कोर्ट में ही मैं फेंक दूंगा बॉल। देखिए, हमारे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक भी बार पाकिस्तान गए क्या? मैंने तो दो प्रधानमंत्री बता दिए, नरेंद्र मोदी बता दिया, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी बता दिया जो कि पाकिस्तान में गए, एक नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए और दूसरे वहां पर मीनारे पाकिस्तान पर माथा टेक करके आए। मैंने इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी की बात की, इसके ऊपर इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कांग्रेस का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पर नहीं गए थे, ये पहली बात। दरअसल प्रदीप जी, बात यह है, आप भी इनके चक्कर में, इनके व्यू चक्कर में फंस रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के जो चुनावी मुद्दे हैं ना, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। मुझे यह बता दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आप संविधान क्यों बदलना चाहते भाई? आपके एक नहीं 4 नेता बोल रहे हैं, ज्योति मिर्दा बोल रही है, आनंद हेगड़े बोल रहे हैं, वो लल्लू सिंह बोल रहे हैं, अरुण गोविल बोल रहे हैं कि हमें 400 पार करा दीजिए, हम देश का संविधान बदलेंगे। एक चीज और आप आरक्षण पर हमला क्यों करना चाहते हैं? इसका उत्तर दीजिए ना। आप आरक्षण पर हमला क्यों करना चाहते हैं? आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? देश के प्रधानमंत्री वो प्रज्वल रेवन्ना के पास में क्यों पहुंच जाते हैं? प्रज्वल रेवन्ना रेपिस्ट है जी, सापरा जी, प्रज्वल रेवन्ना शुड बी अरेस्टेड। जाकर के वोट मांगते हैं। मैं कहता हूं प्रापरा जी, मैं कहता हूं प्रेम शुक्ला जी और सापरा जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं सापरा जी, आपकी सीनियरिटी, सापरा जी, देश के प्रधानमंत्री उसके प्रचार में गए, सापरा जी पूरे देश से, देश की एक देश की आधी आबादी से देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। सापरा जी, अब आपने अपने पॉइंट को दिया, मैंने आपको सबसे ज्यादा टाइम डिबेट में दिया। मैं एक सेकंड अब डिबेट थोड़ा खोलना चाहता हूं। सापरा जी जी बोलते भी रहे जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए सापरा जी, अब मेरी बात सुनिए, मैं एक सेकंड सुनिए, मैं दर्शकों को 2 बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास में और अजीज खान जी के पास आ रहा हूं। सापरा जी ने ओपनिंग अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और पूरी बखूबी से देश ने सुना। प्रज्वल रेवन्ना को अरेस्ट करना चाहिए, जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करना चाहिए, इसमें मेरी स्पष्ट राय। पर साथ में सापरा जी, मैं किसी के चंगुल में नहीं फंस रहा, क्योंकि जब एक फवाद हुसैन चौधरी एक ट्वीट करता है तो मेरे मन में सवाल उठते हैं कि उस पर स्पष्टीकरण सब पार्टी खुल के क्यों नहीं उसके अगेंस्ट बोलती। तो मैं सिर्फ जनता की बात रख रहा हूं। तो प्रेम शुक्ला जी, सापरा जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे, उसका आप जवाब, सापरा जी आऊंगा, उससे आप कुछ सवाल का जवाब दीजिए और अजीज खान जी उसके बाद में आएंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी अजीज जी को दिखाइए। पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं
वो अगर जो है नवाज शरीफ के विवाह के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमारी सेना घुसकर बालाकोट में उनके आतंकवादियों को मारती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की तरह कदरता नहीं करती है। यह भी हर कोई जानता है। AK एंटनी जो है, जब हमारे वीर सैनिक हेमराज का सिर काटकर पाकिस्तानी ले गए तो कहते थे नॉन स्टेट एक्टर ने किया है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। इनके रक्षा मंत्री थे AK एंटनी। और भाई 93,000 सैनिकों को श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में, जो युद्ध हमारे सैनिकों ने जीता था, वो समझौते की टेबल पर हार गई। 93,000 उनके सैनिक छोड़ दिए और हमारे कुछ सैकड़ा सैनिक जो है पाकिस्तान की जेलों में रहे। इससे बुरा कर्म क्या हो सकता था। और अभिनंदन, हमारे अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा और वो खुद जो है संसद में खड़े होकर, ये बीच में बोल रहे भाई, खुद संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के सांसद ने बताया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पसीने छूट रहे थे, 24 घंटे में अभिनंदन को छोड़ दिया। तो ये जो कायरता, और ओबामा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस कायरता पर आमादा थी कि 26 से 11 की घटना के बाद आसिफ अली जरदारी को उन्होंने जो है रेड कारपेट दिया। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, उसको अजमेर शरीफ की दरगाह पर जियारत करने के लिए सिमैया खिलाई। तो इससे अधिक बड़ा कुकर्म क्या हो सकता है। मैंने आप दोनों को अपने ओपनिंग आर्गुमेंट और शुरुआती दलील रखने का मौका दिया और मैंने आप लोगों को अपना एक रिजॉइंडर का भी मौका दिया। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। सापरा जी, एक सेकंड मुझे डिबेट को खोलने दीजिए। दोनों को दो बार मौका दिया। एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज। नहीं सापरा जी, वरना बाकी नहीं जा पाऊंगा। होल्ड करिए, मैंने दोनों को बराबर मौका दिया। मैं अजीज जी के पास आना चाहता हूं और AK वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूं। अजीज जी, अभी 31 मिनट पहले जब आरजू काजमी ये लिखती है, जो पाकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति है, काफी फेमस जर्नलिस्ट है, कि हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है और पाकिस्तानी भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं, तो यही फहद हुसैन बोल रहे हैं कि भैया सब कुछ कांग्रेस काल के अंदर अच्छा था। तो मैं ये समझना चाहता हूं, और सिर्फ ये आइसोलेटेड बात होती तो मैं कहता हूं आपसे यहां पे अजीज खान जी, अगर CA का मुद्दा लो तो CA में ऑपोजिशन का स्टैंड क्या होता है कि CA भारत के चुनावों को पोलराइज करने के लिए है। CA को हटा दिया जाएगा अगर विपक्ष की सरकार आई। तो इस पे पाकिस्तान क्या ऑफिशियल स्टैंड लेता है कि भारतीय जनता पार्टी CA के थ्रू अपना एजेंडा आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कोई दूसरे मुद्दे की, मान लीजिए मुस्लिम परसिक्यूशन के ऊपर, तो इमरान खान कहते थे कि यहां पे भारत में मुसलमानों के खिलाफ जाति होती है। फिर वापस से विपक्ष का स्टैंड क्या है कि नरेंद्र मोदी हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो कई मुद्दों पे भी आप दोनों का स्टैंड सेम क्यों आ रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। अजीज खान जी आएंगे, फिर AK वाजपेयी जी। देखिए प्रदीप जी, वाकई में ये 2 फेज का चुनाव खत्म हो गया और ये पूरा देश इंतजार कर रहा था कि हिंदू आ गया, मुसलमान आ गया, पाकिस्तान की एंट्री क्यों नहीं हुई। तो मुझे कोई मैं अचंभा नहीं हुआ और देश भी आज बहुत अचंभित नहीं है कि अगर पाकिस्तान की एंट्री हो रही है तो मुझे लग रहा कोई बहुत अचंभा होने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग पहले से फेमिलियर थे और जानते थे कि पाकिस्तान की एंट्री कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से होने वाली है। और यह भी आप जानते हैं और पूरा देश जानता है कि जब पाकिस्तान की एंट्री होती है तो इन हालात में फायदा किसका होता है, बीजेपी का फायदा होता है। तो अपने फायदे के लिए बीजेपी वो किसी स्तर पर जा सकती है। तमाम बातें सापरा जी ने रख दिया है, इसलिए मैं उस मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि किस तरह माननीय मोदी जी बिरयानी खाने गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी किस तरह उन्होंने बस चलवाया, किस तरीके से वो वहां पर जाकर के मीनारे पाकिस्तान पे वहां पर माथा टेका, तमाम बातें उन्होंने बताई। और वही 2014 में हेमराज के बदले तमाम बड़े बड़े वायदे करते थे, तमाम मैं सिर काट कर लाऊंगा और एक सिर के बदले 1000 सिर, और पता नहीं क्या क्या वायदे और दावे। हकीकत यह है सारे खोखले दावे निकले, क्योंकि खुद ही नवाज शरीफ के यहां पहुंच गए बिरयानी खाने। उस सब मुद्दों पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। मुद्दा यह है कि एक बड़ा ज्वलंत इशू आया, कोविशील्ड का इशू आया। कल से वो बहुत रन कर रहा है बड़े स्तर पर, क्योंकि माननीय मोदी जी, शायद उनको याद है और देश की जनता को याद है, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे साहब, मैंने वैक्सीन दिया। अरे सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात प्रदीप जी, सबको लंबा वक्त दिया, मुझे बोलने दें आप। सुन ही रहा हूं। शुक्रिया मोदी जी, बड़ी होर्डिंगें लगी थी, 80 करोड़ लोगों को लगा दिया कोविशील्ड, और उससे पैसा भी ले लिया, धनुगाही भी किया। सुनिए सर प्रदीप साई,
वो मुद्दा ना उछला जाए। तमाम लोगों की मौत हो गई, तमाम खून का थक्का जम रहा है, तमाम लोगों की मौत दौड़ते हुए भागते हुए हो गई, वो बात दब जाए। पाकिस्तान की एंट्री कहीं ना कहीं इस वजह से हुई है। क्या कह रहे प्रदीप जी? यही सच है ना? आप भी बोलिए ना। देश के बड़े पत्रकार हैं, वाजपेयी जी को देश के सर आप बड़े पत्रकार हैं। अजीज जी और ए के वाजपेयी जी अरे को सर सुनिए ना, नहीं सुना सर देश के बड़े पत्रकार हैं, उस देश की ज्वलन समस्याओं में भी बात करें ना, ज्वलन समस्याओं में भी बात करें। कहां तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करोगे आप? कब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से देश की जनता को गुमराह किया जाएगा? टॉपिक है इस वक्त जो ट्वीट, टॉपिक से मैं डाइवर्ट होने दूंगा। कोविशील्ड वाली मुद्दे पे मेरे पास बहुत कहने को है, पर मैं अभी नहीं कहूंगा। पर ए.के. वाजपेयी जी, ये मुद्दा ही खत्म हो जाए अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष और राहुल गांधी जी ट्वीट कर दे फवाद चौधरी के खिलाफ में और पाकिस्तान के खिलाफ, मुद्दा ही खत्म हो जाए। 24 घंटे बीत गए, ऐसा क्यों नहीं हुआ है? ए.के. वाजपेयी जी। प्रदीप जी, आपको याद होगा शायद 2018 की बात है, मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान और वहाँ पे जाके वहाँ के हुक्मरानों से कह रहे थे जी मोदी सरकार से छुटकारा दिलवाइए, किसी तरह के उनको हटवाइए, तभी हमारा देश बचेगा। तो ये तो उनकी शरण में जाते ही हैं। ये पाकिस्तान का प्रेम इनका जग जाहिर है, पाकिस्तान के बगैर इनका गुजारा बिल्कुल नहीं चलता है। आपको याद होगा वो चाइना वाला, कि चाइना की पार्टी इन्होंने करी, उसमें मनमोहन सिंह भी गए, रमेश भंडारी थे उस वक्त, वो गए, और ये दिग्विजय सिंह, सब लोग गए। और जब से मीडिया ने इनसे पूछा तो कह दिया जी नहीं, हम तो पार्टी कोई करी नहीं, हम तो मिले ही नहीं। तो ये छुप छुपा के इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। देखिए, ये भी तुष्टीकरण का एक हिस्सा है। अगर ये अपने आकाओं को खुश नहीं रखेंगे तो तुष्टीकरण कैसे करेंगे, और तुष्टीकरण नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे चलेगा? आपको याद है सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी थी, सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें बोको हराम और इस्लाम से हिंदू धर्म की तुलना की थी। दिग्विजय का बयान आपको याद है? दिग्विजय सिंह के, चिदम्बरम का बयान याद है? चिदम्बरम ने क्या कहा? प्रदीप जी मुझे मौका दे सर। ये सब फैक्ट है, रिकॉर्ड पे है ये किशोर सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। जवाब देंगे अजीज जी। किशोर तिवारी जी अभी तक नहीं आए, वो जवाब देंगे। किशोर तिवारी जी, देखिए किशोर तिवारी जी और ए.के. वाजपेयी जी को रखिए, फिर सापरा जी और प्रेम शुक्ला जी के पास वापस से आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी, मैं चाहता हूं राष्ट्रवाद पे नो कॉम्प्रोमाइज स्टैंड लिया जाए। जब भारत ने, इंदिरा गांधी जब उस वक्त थी, जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान को अलग किया था, तब सब साथ में थे। आज दुख की बात है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे मुझे राजनीति देखने को मिल रही है, और वो इसीलिए देखने को मुझे मिल रही है कि जब एक पाकिस्तान जो दुश्मन मुल्क है, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मेरे देश के आंतरिक चुनाव के अंदर इंटरफियर करने की कोशिश करता है, और इस वक्त कांग्रेस पार्टी को बैक करने की कोशिश करता है। इंडिया अलायंस उसका खुलकर विरोध नहीं कर रही है। खुलकर विरोध करिए, मुद्दा बंद है। बी.के. हरिप्रसाद को, दिग्विजय सिंह को, कितने नेता और मणिशंकर अय्यर को, इनमें से किसी को भी पार्टी से नहीं हटाया गया। किशोर तिवारी जी, खुलकर विरोध। हाँ प्रमोद जी, प्रदीप भंडारी जी, एक बात देखिए कि चुनाव के अंदर मोदी जी दररोज भटकाने वाली बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई आदमी बोले, पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर है, क्या वो भटकेगी? जनता आपको, जनता के आपको विजडम पे सवाल उठाते रहते हैं आप लोग, जब बोले भटकाने की। अरे जनता को आपकी पार्टी का आईटी सेल भेजता है, भाजपा का आईटी सेल भेजता है, कांग्रेस का आईटी सेल भेजता है, सब तमाम नेताओं के आईटी सेल भेजते हैं। जनता के विजडम पे तो रखो। यही जनता तेलंगाना के अंदर कांग्रेस को जिताती है, यही जनता भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर जिताती है, यही जनता कर्नाटका में कांग्रेस को जिताती है, यही जनता लोकसभा में बीजेपी को जिताती है। क्या भटका जनता भटक जाएगी? आप जब जीतोगे तो जनता नहीं भटकी, कोई और जीतेगा तो भटकी। ऐसा नहीं होता। जनता के सामर्थ्य पे, उसके विजडम पे मत क्वेश्चन करिए आप, प्लीज बोलिए किशोर जी। हाँ प्रदीप जी, कोई डिबेट होती हो तो एंकर की भूमिका बहुत मर्यादित होती है। अगर एंकर ही 40 मिनट बोल ले तो वाजपेयी जी झूठ क्या बोलेंगे? वाजपेयी तुम क्या झूठ बोलोगे? मैं अभी बता रहा हूं, मेरी बात सुनो प्रदीप जी। चुनाव के अंदर कोई भी मुद्दा चल नहीं रहा है, इनका चल नहीं रहा है, तो अभी ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा ले आए। लेकिन पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को भारत के अंतर्गत इलेक्शन में बोलना नहीं चाहिए, उसकी मैं निंदा करता हूं। पाकिस्तान को तो
जो पाकिस्तान ने किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये भी मैं बोलता हूं। लेकिन चुनाव भारत में किस मुद्दे पे हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं बेरोजगारी, किसान, महंगाई और आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण का खर्चा, लोगों की परेशानियों पे हो रहे हैं। मोदी जी कोर इश्यू पे बात करेंगे तो तीसरे चरण के बाद शायद मोदी जी की पटरी पे गाड़ी आएंगी, नहीं तो मुझे लगता है मोदी जी चुनाव हारने को जा रहे हैं। मोदी जी को इस वक्त लोग नकार रहे हैं। AK वाजपेयी जी, अब के वक्त आपको मोदी जी की वजह से चुनाव हारना पड़ेगा, क्योंकि वो किसान की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं, सुविधा की बात करते नहीं, आरोग्य की बात करते नहीं। उसके बाद प्रेम शुक्ला और सापरा जी के पास। एक बात सुनिए तिवारी जी, आप तो भविष्य वक्ता हो गए क्या? जोशी वाला काम कर रहे हो क्या तिवारी जी? मतलब पहले से ही आप अनाउंस कर रहे हो। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया तिवारी जी। ये कैसे आप नतीजा निकाल लोगे? एक्चुअल क्या है कि किसानों को 3,80,000 करोड़ रुपया छोटे किसानों को दिया है। जरा ध्यान रखिए, छोटे किसान जब मैं यूज करता हूं, प्रधानमंत्री जी उस छोटे किसान की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री जी उसकी चिंता करते हैं जो रेडी पटरी वाला है, जो मोची है, जो धोबी है, जो नाई है, जो लोहार है, जो बढ़ई है, उनके लिए 50,000 रुपए का बगैर ब्याज के उनको पैसे की व्यवस्था इसी सरकार ने की है। बोलो। कहीं पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, टाइम से पहले बनी, और वहां पे जो श्रमिकों ने काम किया उनको बुला के मान सम्मान देने का काम इसी सरकार ने किया। किशोर जी जवाब दे रहे हैं। क्यों भूल जाते हो? किशोर जी, खाली कहने से नहीं होगा, जनता महसूस कर रही है चीज। किशोर जी एक मिनट देखिए, एक ही बात पे जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। किसानों को यह 500 रुपया महीना नहीं चाहिए था। किसानों को कपास और सोयाबीन के लिए मूल्य चाहिए था। MSP का इशू था। क्रॉप पैटर्न टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उनको सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी। कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं करने आपको कोर इश्यूज को नहीं किया, मैंने आपको सुना। तो टॉपिक में कहना चाहता हूं कि आप जब टॉपिक पे बात नहीं करते तो मुझे लगता है कि टॉपिक पे कोई भी वक्ता वीक होता है, तभी मुद्दे पे बात नहीं करता है। सापरा जी और प्रेम शुक्ला जी के पास मैं आऊंगा। देखिए सापरा जी, आप काफी सीनियर लीडर है और आपने काफी सब देखा है। मैं आपको देश के इन 39 चुनावों का सही आकलन करते हुए एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं, और आप मेरे इसमें समझ है, आप डिफर कर सकते हैं। सापरा जी, एक चीज समझिए कि इस वक्त 2019 के चुनाव के पहले भी आपके नेताओं में कई नेता ने, आपके सपोर्टेड लोगों ने पहले कहा कि भाई एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी, कौवे, ये सब वाली बात करी, और फिर नतीजे 2019 चुनाव के हैं। ऐसे 2014 के वक्त में भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे देश की जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी के जगह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मौका देना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए। अगर आप 14 और 19 के चुनावों का आकलन करेंगे तो आप एक बात पाएंगे कि हिंदुस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग राष्ट्र नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा चाहता है। तो अभी आप पिछले 24 घंटे में 5 ट्वीट्स कर चुके हैं। आपकी पार्टी इंदिरा गांधी के समय में, मेरे को याद है अच्छी तरीके से, किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान को आपने अलग करके बांग्लादेश जो है नया मुल्क फॉर्म हुआ था, वो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है। आज शायद देश की जनता भी नरेंद्र मोदी जी को स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म के लीडर के रूप में देखती है और आप लोग को वीक नेशनलिज्म की पार्टी के रूप में देखती है, इसीलिए आप लोग को सपोर्ट नहीं कर पा रही है और वो आप नहीं देख पा रहे और वही गलती रिपीट कर पा रहे। आप फवाद चौधरी को अगर रिबट कर देंगे, 24 घंटे में बोल देंगे इनके खिलाफ, तो क्या बिगड़ेगा? 5 ट्वीट हो चुके हैं सापरा जी, ये तो यही हो गई पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात। देखिए आपने फवाद चौधरी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में मुझसे पूछा। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आपने ही कहा ना जी। तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर बोल रहा था, वो पार्टी का स्टैंड ही बोल रहा है, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये एक चीज। दूसरी चीज, बीजेपी के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे तब मुझे याद आ रहा था, और आपने भी अभी कहा कि देश की जनता जो है वो राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देती है। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद मेरी भी प्राथमिकता, मेरी पार्टी की भी प्राथमिकता है, लेकिन उस राष्ट्रवाद का क्या करें जो सत्यपाल मलिक ने बताया था कि जब पुलवामा अटैक हुआ, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से बात कही और उन्होंने खुलेआम कहा कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है।
ये हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनको हेलीकॉप्टर नहीं प्रोवाइड किए, ये हमारी गलती है। ये सत्यपाल मलिक ने देश के प्रधानमंत्री से कहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनको चुप करा दिया। और उसके बाद में आज ये 400 सीटें पार की बात करते हैं। 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, क्यों आया, ये पता नहीं लगा पाए नरेंद्र मोदी आज तक, इतने साल हो गए। और 400 सीटें कहां से लानी है ये पता लगा लिया इन्होंने। तो इस तरह का फर्जी राष्ट्रवाद जो है ना बीजेपी का, ये देश की जनता जानती है कि समय आने पर ये अपना राष्ट्रवाद लाते हैं और अपनी वोटों की खेती करके निकल जाते हैं। इन्हें कहिए कि देश के मुद्दों पर आए। देश के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, किसानों की समस्या, किसानों का उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, इन तमाम सारे मुद्दों पे आइए, बताइए ना किस तरह से आर्थिक विषमता बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आज देश के 22 पूंजीपतियों के पास में 70 करोड़ पैसे हैं। ये आर्थिक विषमता का उत्तर प्रधानमंत्री देंगे ना। आपको असली मुद्दों पर नहीं आ रहा है, असली मुद्दों पे नहीं आ रहे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे। फवाद चौधरी की औकात क्या है? अरे मुझे बताइए फवाद चौधरी की औकात क्या है? उसके ऊपर इस देश के अंदर चर्चा क्यों होनी चाहिए? कुछ देर ये है बात। देश के मुद्दों पर 130 करोड़ जनता जो है ना, 130 करोड़ जनता के मुद्दों पर बात करिए ना। देश के प्रधानमंत्री करना चाहते, ये शाह जो है देश में तानाशाही लाना चाहते। सापरा जी कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, फवाद चौधरी की एंट्री आपकी वजह से हुई है, सापरा जी का ही आरोप है। देखिए, फवाद चौधरी के बॉस इमरान खान को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कांग्रेस ही करते हैं और एंट्री हम करा रहे हैं। गजब है भाई, ये दोहरे मानदंड गजब के हैं। अभी आपको प्रदीप जी बता रहा हूं मैं, इंडी अलायंस के एक घटक दल ने इस बार घोषणा पत्र जारी किया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो भारत के परमाणु हथियारों को हम खत्म कर देंगे। किसने कहा है? इंडी अलायंस के एक घटक दल का यह घोषणा पत्र है। और आप याद कर लीजिए प्रदीप जी, 1998 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका विरोध किया था। श्रीमती सोनिया गांधी परमाणु हथियार का विरोध 1998 में करती है और 2024 में सीपीएम अपने घोषणा पत्र में कहता है, और यही लोग जब चीन परमाणु शस्त्र बनाता है तो चीन का स्वागत करते हैं। तो कैसे लोग हैं आप जान ही रहे हैं, इनका क्या इरादा है आप समझ ही रहे हैं। और भैया बारंबार रोज जो है पुलवामा के बारे में पूछ रहे हैं, पुलवामा के हथियार कहां, आरडीएक्स कहां से आया था, एक बार चार्जशीट निकाल कर पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है उसके लिए। और पाकिस्तान से ही आया था, पाकिस्तान से ही इस देश में आतंकवादी भी आते रहे और 1993 में भी आए थे आतंकवादी। और 1993 में जब आतंकवादी आए थे तो उन आतंकवादियों को पासपोर्ट कांग्रेस के नेता ने बनवाया था। याद है कि नहीं? उनका जो टिकट है ना, वो इंडी अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया था। याद है कि नहीं है? मेमन को जो है माफी मिले, उत्तर देता हूँ। याद है कि नहीं? अजमल कसाब को किसने बता दीजिए ना। उत्तर दे रहा हूँ आपका, उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ। जवाब दे रहे, फिर आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। उत्तर नहीं दे सकते सापरा जी। देखिए ऐसा है। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं, आप पहले जवाब दीजिए फिर मैं बोलिए प्रदीप जी। नहीं, पहले आप जवाब दीजिए फिर मैं बोलूंगा। 30 सेकंड आप जवाब दीजिए फिर मैं बोलूंगा। देखिए प्रदीप जी इतनी बातें करते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं कि डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था, जिस आतंकवादी के साथ पकड़ा गया था, वो आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का नेता था। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो एमएलए का चुनाव लड़ चुका है। इसी तरह से एक लश्कर तोयबा को फील्ड वर्क में सपोर्ट करने वाला व्यक्ति इनकी कॉरपोरेशन का चुनाव जो है श्रीनगर से वार्ड क्रमांक 30 से लड़ चुका है। ऐसे अनेक सारे लोग हैं, मैं नाम गिनाऊंगा। निरंजन हिजोई आसाम में, इनके मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग पकड़े गए थे जिनका डायरेक्ट लिंक लश्कर तोयबा के साथ था, बीजेपी का। तो ये तमाम सारी चीजें जो है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि देश के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बीजेपी तो आज ये बता दे, बीजेपी आज ये बता दे कि ये पेट्रोल और डीजल के भाव जो है 70 रुपए प्रति लीटर कब होंगे। ये बता दो खाने का तेल जो है 200 रुपए लीटर से 70 रुपए प्रति लीटर कब हो जाएगा। ये बताइए जो कपड़ों पे जीएसटी लग रही है, जीवन आवश्यक वस्तुओं पे जीएसटी लग रही है, वो जीएसटी कब कम होगी। ये बताइए कि किसानों के औजार पर
रिबटल हो गया लग रही है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, साबरा जी रिबटल हो चुका है, साबरा जी रिबटल हो चुका है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड रिबटल, मैं अजीज खान जी के पास आ रहा हूं। सवाल मैं पूछ रहा हूं उसके ऊपर उत्तर दें। पर नहीं उनका इनको कहिए जो मैं वो कोई सवाल कौन सा सवाल पूछ रहा, मेरी समझ के बाहर। अरे सवाल पूछने का मेरा काम है, दोनों प्रवक्ता एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये क्या दोनों प्रवक्ता एक दूसरे से सवाल आपका नहीं है कर रहे हैं। प्रदीप जी आपका काम हम हल्का कर रहे हैं। उत्तर दे रहा हूं तो प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड में AK वाजपेयी जी और अजीज जी के पास आ रहा हूं दानिश जी आपके पास। नहीं प्रदीप जी वो 1.5-2 मिनट बोलते हैं और मैं 30 सेकंड बोलता हूं, आप आ जाते हैं। जरा मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए। अरे बाप रे, और वो मेरे बीच में लगातार बोलते हैं, दूसरा होता है। अब देखिए प्रदीप जी, अब देखिए बोलने लगे, देखिए इनके मुंह में अतिसार है, भगंदर प्रारंभ हो गया है। चलिए ठीक है, डिबेट मेरे ऊपर नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं रिबटल के लिए, उसके बाद अजीज जी के पास आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी क्विक, ऐसी भाषा मैं भी बोल सकता हूं, तू तड़ाक की भाषा मुझे भी प्रेम शुक्ला को कृपा करके बता दीजिए। नहीं तू तड़ाक की, प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं, ठीक है साबरा जी हो गया, प्रेम शुक्ला जी तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कर। तू तड़ाक नहीं हो रहा, नहीं हो रहे। प्रेम शुक्ला जी गो अहेड प्लीज। प्रेम शुक्ला जी तू तड़ाक किसने किया रे भाई? अच्छा नहीं हुआ है। हां बोलिए। बिल्कुल नहीं कर, बोलिए कर, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा फिर। बिल्कुल नहीं किया, तो बिल्कुल नहीं कोई तड़ाक नहीं। याकूब मेमन जो है तू तड़ाक नहीं किया, नहीं वो कोई तो तड़ाक नहीं, मैं क्लियर करना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी बात मत करो। नहीं कोई तू का नहीं, मैं शो के होस्ट के रूप में कहना चाह रहा हूं साबरा जी और प्रेम शुक्ला जी, मैं इस शो के होस्ट के रूप में कह रहा हूं, कोई भी तू तड़ाक की बात नहीं है, इसको रिबट किया जाएगा। अब मुद्दे पे आ जाते, हो गया प्लीज, हम लोग सब मैच्योर पॉलिटिशियन से हो गया, अगर किसी की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको छोड़ दिया जाए। प्रेम शुक्ला जी गो अहेड, प्रेम शुक्ला जी प्लीज मुद्दे पे। प्रेम शुक्ला जी गो अहेड। देखिए याकूब मेमन नाम के आतंकवादी को कांग्रेस की ने मोहल्ला कमेटी का सदस्य माइन ने बनाया था, यह सत्य है कि नहीं? दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा इब्राहिम मुंबई के दक्षिण मुंबई युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष था कि नहीं? यह सत्य है कि नहीं? नूरा इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा इब्राहिम दक्षिण मुंबई युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष के पद पर था, और जब राजीव गांधी ने धारावी यात्रा की थी 1984 में, तो वहां पर भीड़ जमा करने का काम डी कंपनी के नूरा इब्राहिम ने किया था। यह सत्य है कि नहीं है? ऐसे एक नहीं, और स्वयं राजीव गांधी जी की हत्याकांड में कांग्रेस की नेत्री शामिल पाई गई थी। यह सत्य है कि नहीं है? जिस डीएमके पर इन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके ने, और इसी आधार पर सरकार गिराई 1998 में, कहा कि डीएमके जो राजीव गांधी की हत्याकांड में शामिल था, सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा थी कि उसी डीएमके के साथ आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं। तो जो राजीव गांधी के हत्यारों से, अपने पति के हत्यारे से समझौता करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी, याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को मोहल्ला कमेटी में रखने वाले कांग्रेस, नूरा इब्राहिम जैसे अपराधी को कांग्रेस का पद देने वाली कांग्रेस, अब इसके बाद जो है ये बातें करते हैं लोगों से। इनको स्कॉट फ्री छोड़ दोगे क्या? प्रदीप भंडारी जी, इनको स्कॉट फ्री छोड़ दोगे क्या? मैं किसी को स्कॉट फ्री नहीं छोड़ रहा हूं। मैंने तो उत्तर दिया भाई। मैंने जितने सवाल पूछे, एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैंने जनता के मुद्दे उठाए, मैंने महंगाई का मुद्दा उठाया, ये याकूब मेमन पर जा रहे हैं। मैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाता हूँ, ये याकूब मेमन पर जाते हैं। 100 दिन में मैं अगर किसानों का मुद्दा उठाता हूँ, ये अफजल गुरु पे जाते हैं। इनका काम ही ये है, इनका धंधा ये है, ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण इनका एक्सपोज हो चुका है, ये ध्रुवीकरण एक्सपोज हो चुका है। मुझे ये बताइए कि आप ध्रुवीकरण छोड़ करके सीधे मैदान में कब उतरोगे? मैं आप दोनों से कहना चाह रहा हूँ, अब दोनों को सुन रहा हूँ, आप दोनों को जनता ने देख लिया, आप दोनों को जनता ने देख लिया, और जनता को मैंने किसी के भी ऑडियो को कम नहीं किया। अब मैं आना चाहता हूँ AK वाजपेयी जी, दानिश जी और अजीज जी के पास में, मैं AK वाजपेयी जी, दानिश जी और अजीज जी के पास आना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, ये देश खुल के पाकिस्तान के खिलाफ एक स्वर में हमेशा से बोलता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, वो आज की स्थिति में आटे दाल के लिए गिड़गिड़ा रहा है, पूरे कर्ज में वो डूबा पड़ा है। वहां पे ऐसी हालत हो चुकी है कि IMF के लोन पे वो पूरा देश है, उसके पाकिस्तान के आतंकवादी गिड़गिड़ा रहे। कब पता क्या हुआ, उसको कोई एक अननोन मैन आके मार गिराएगा और उसको पता नहीं चलेगा क्या होगा।
ये देश की ताकत है, ये राजनीतिक बात नहीं, देश की बात कर रहा हूं। ऐसी बात जब होती है दानिश कुरैशी जी, और मैं ए.के. वाजपेयी जी को लाना चाहता हूं और अजीज जी को लाना चाहता हूं, दानिश जी अभी तक डिबेट में नहीं आए, दानिश जी और ए.के. वाजपेयी जी को दिखाए। ऐसे समय में दानिश जी, जब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, यह देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। देश जब सुरक्षित रहेगा तब जाके बाकी मुद्दों के ऊपर बातचीत हो सकती है दानिश जी। और आज सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान खुलकर या इनडायरेक्टली कोई राजनीतिक चॉइस करने की कोशिश कर रहा है हमारे देश में कि उसकी प्रेफरेंस इंडिया गठबंधन है, उसकी प्रेफरेंस मोदी नहीं है। और जब देश पाकिस्तान के खिलाफ है तो देश को लगेगा कि वो इंडिया गठबंधन को क्यों चूज कर रहा है और मोदी को क्यों नहीं चूज कर रहा, मतलब जरूर मोदी कुछ सही कर रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। दानिश जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का ये जो मुद्दा है, ये कौन है फवाद चौधरी, के क्या बसात है इसकी, वो तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई चर्चा का, हमारे देश के इतने बड़े नेताओं की इसको चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक सुर में आरोप ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने नहीं बोला, तो मुझे लगता है कि दूसरे सुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये बोला जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री चाहे जो भी बनेगा, मैं बनूंगा और बनेगा, कोई भी बनेगा, लेकिन आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इधर से नहीं बोला गया तो उधर से भी नहीं बोला गया, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। दूसरे नंबर की बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है ना, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो अब से पहले इमरान खान का भी एक स्टेटमेंट था, आपको याद हो, उनका पब्लिकली स्टेटमेंट था कि हम ये मैं ए.के. वाजपेयी जी आएंगे, ए.के. वाजपेयी जी और अजीज जी। ए.के. वाजपेयी जी कह रहे बीजेपी को इस पे आना चाहिए था, ए.के. वाजपेयी जी और अजीज जी। ए.के. वाजपेयी जी, ए.के. वाजपेयी जी, ऐसा है प्रदीप बाबू, ये राहुल गांधी का राष्ट्रवाद जो है उस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जब भी ये विदेशों की धरती पे जाते हैं वहां पे लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके वो सैम पिट्रोदा जिन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और वहाँ पे जाके राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारे देश में संविधान पे खतरा है। इस तरह की बातें ये जानबूझ के किया करते, तो उसका कोई जवाब है इनके पास? ईवीएम पे जाके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में जाके करी थी, ये थे इनके नेता कपिल सिब्बल साथ में थे, और किसी नकाब पोस्ट को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश की संस्थाओं को भी बदनाम करते हैं, और पाकिस्तान का प्रेम तो जग जा ही रहे इनका। पाकिस्तान के खिलाफ तो एक बात नहीं बोलते। अजीज जी, आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर उस वक्त आपकी सरकार थी, और किस तरीके से जो बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज थे उनके लिए आप एक्विटल और मर्सी की बात कर रहे थे, उनके लिए आप कह रहे थे कि उन पे मेहरबानी कर दो। उसके बाद जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको आईना दिखाया था और कहा था कि हम जो है बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज पे मेहरबानी नहीं करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं एक वेल विशर के रूप में, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे देश स्ट्रॉन्ग स्टैंड चाहता है, और आपका इतिहास स्ट्रॉन्ग स्टैंड का नहीं है। प्रदीप भाई, अरे सुनिए ना, पाकिस्तान आया नहीं है, देश को आया, देश चाह रहा है कि हर राजनीतिक दल इसके खिलाफ बोले। अरे सर, आपका सवाल बोलिए। सर, आपका सवाल कंप्लीट हो गया, बोलिए। हमारे देश के इतने बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, उनके पास कुछ बताने के नहीं है। फवाद जैसे एक छोटे से टुटपुंजिया टाइप के शख्स के बारे में आज हमारा देश चर्चा कर रहा है, पाकिस्तान के बारे में चर्चा कर रहा है। अफसोस है जिसके घर में खाने को नहीं है उस पर चर्चा हो रहा है हिंदुस्तान में। यह सबसे बड़ी, इससे बुरा दिन शायद अब नहीं आ सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि गारंटी और विकास खत्म, उसकी नदी सूख गई, उसका समुद्र सूख गया। अब क्या पाकिस्तान को छौंका लगा करके क्या उसको आप उससे सींचना चाहते हैं? अरे भाई, आप जवाब दीजिए, 10 साल में आपने क्या काम किया? यही किसानों ने, यही नौजवानों ने आपकी सरकार बनाई थी। आज वो किसान पूछ रहा है कि हमारे लिए आपने क्या किया? नौजवान पूछ रहा है नौकरी कहां गई? वाजपेयी जी, आ रहा हूं मैं, साबरा जी, और पाकिस्तान पे नहीं होगा, हिंदुस्तान के नेताओं ने ख्वाब बेचा था। बालाकोट पे जब घुस के मारा जाता है तो उसको भी सवालिया निशान लगाते हैं ये लोग।
कश्मीर में अलगाववादी जो होते हैं उनको दिल्ली में बुला के बिरयानी ये लोग खिलाते हैं। अरे कौन भूल गया, कौन भूलेगा इन चीजों को? खाली बातों से नहीं चलेगा। आपके हिस्से में जो लिखा हुआ है ना वो मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस का हिस्से में जो लिखा हुआ है वो काला इतिहास उनका, वो मिटाया नहीं मिटेगा, बिल्कुल नहीं मिटेगा। उधर पठानकोट किसने हक दिया था कि आप देश की सिक्योरिटी में बालाकोट में घुस के जब हम लोगों ने मारा तो उसको क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों को मोहब्बत है। शुक्ला जी के पास आना चाहता हूँ मैं, 30 सेकंड्स ईच के पास आऊंगा। मैं जनता दोनों को सुन रही है और मैं कह रहा हूँ जो एक के ऊपर बोलेगा उसके ऑडियो को मुझे कम करना पड़ेगा। सापरा जी पहले 30 सेकंड्स आएंगे और एग्जैक्टली 31 सेकंड पे मैं रिबट करूंगा और प्रेम शुक्ला जी को 30 सेकंड्स दूंगा। सापरा जी पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन्स रेस किए गए थे कर्नाटका के अंदर, अगर आपको याद होगा 3 लोग पे एफआईआर हुई थी और आपके लीडर थे बीके हरिप्रसाद जिनने ओपनली पाकिस्तान को बैट करके बोला था पाकिस्तान हमारा दोस्त है। भी मैं आपको कह रहा हूं सापरा जी, आज देश शायद आपको इंदिरा गांधी वाले नेशनलिज्म के रूप में वाली कांग्रेस पार्टी नहीं देख रहा है। आज देश आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे कमजोर देख रहा है। इसीलिए देश आपको बार बार मैंडेट के थ्रू बता रहा है कि आपको नहीं लगता फवाद चौधरी को आपको खुल के आवाज जवाब देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेवन्ना पे बोलना चाहिए तो राहुल गांधी को भी फवाद चौधरी पे बोलना चाहिए। नहीं, मैं तो खुल के बोल ही रहा हूं ना, मैं भी तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। मुझे तो आपकी बात समझ ही नहीं आ रही। आपको मतलब मेरी बातों पे विश्वास नहीं है आपकी बात तो मैं उठ जाऊं क्या इस डिबेट में से? इस तरह से बोलते हैं क्या? सुनिए, अब दूसरी बात, वाजपेयी साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात की कि इतिहास गवाह होता है, इतिहास से चीजें मिटाई नहीं जाती है। तो इतिहास ये भी कहता है कि फजलुल हक के साथ 1942 में 44 में ये भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा ना, यही विचारधारा हिंदू महासभा की थी ना, वहीं से आए हैं। हिंदू महासभा आरएसएस ने तब जाकर के मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई थी और ये 2 नेशन थ्योरी जो आई थी भारत और पाकिस्तान की, ये फजलुल हक ने निकाली थी और उसका समर्थन तभी के इनकी विचारधारा के नेताओं ने किया था। इनके नेताओं ने महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। थैंक यू प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड। प्रेम शुक्ला, थैंक साबरा जी, आपने अपना क्लोजिंग कमेंट दिया। प्रेम शुक्ला जी और अजीज जी को दिखाइए। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड डिबेट। प्रेम शुक्ला जी और अजीज जी को दिखाइए। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की पार्टी है। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के थे, वो मुस्लिम लीग में थे। फजलुल हक कृषक पार्टी के थे और मुस्लिम लीग के विरोध में थे। और फजलुल हक शुरू में जब हम हिंदू महासभा के साथ उनका समझौता था तब मुस्लिम लीग के विरोध में थे और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस खड़ी थी। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का था और बाद में मुस्लिम लीग में गया। मौलाना शौकत अली कांग्रेस का था, बाद में मुस्लिम लीग गया और पाकिस्तान बनाया। सुहरावर्दी कांग्रेस का था, बाद में मुस्लिम लीग गया। तो कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग की जन्मदाता है। मेरे पास समय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, सापरा जी, अजीज जी, किशोर तिवारी जी, आप सभी ने अपनी बात रखी है। के वाजपेयी जी, सबने अपनी बात रखी। दोस्तों, मैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पे नो कॉम्प्रोमाइज समझता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को मुद्दे को बंद कर देना चाहिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो इमरान खान का, इसको खुलकर बोलना चाहिए शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि जो इसने कहा वो गलत किया और हम इसके खिलाफ खुलकर हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम इन सब मुद्दों की चर्चा कर पाएंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।